Hello everybody, I am Akriti Kuthyala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic tension members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed in detail an introduction to tension members, application of tension members, types of tension members and net area of a section. In today's lecture, we'll be discussing effective net area of tension members. We'll see what is the difference between effective net area and simply net area जो हमने last lecture में किया था. So let's start. जब हम किसी भी मेंबर में कोई कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. आप इसे सिंपली समझ सकते हैं एक धागे की हेल्प से. जब आप किसी थ्रेड में नॉट लगा देते हैं तो वो धागा कहाँ से वीक होता है, सबसे ज्यादा वीक वो वहीं से होता है जहाँ से आपने नॉट लगा रखी है. तो यहाँ पे भी हम ये कनेक्शंस प्रोवाइड करें, चाहे आप बोल्ट की फॉर्म में कनेक्शन प्रोवाइड करें या फिर आप वेल्ड की फॉर्म में कनेक्शन प्रोवाइड करें, वो अल्टीमेटली क्या है, उस कनेक्शन में आपने जॉइंट दिया है और वो जॉइंट क्या कर रहा है, आपके मेंबर की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है. इसका कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपको इतना लेंथ का मेंबर यूज कर सकते हैं जिसमें आपको जॉइंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो मेंबर क्या होना था, ज्यादा एफिशिएंट होना था बजाय उस मेंबर के जिसमें आपने जॉइंट प्रोवाइड किया है. बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. आपके पास स्टैंडर्ड लेंथ्स अवेलेबल होती हैं और कनेक्शन प्रोवाइड करना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है. फिजिकली इम्पॉसिबल है बिना कनेक्शन के कोई भी मेंबर या कोई भी स्ट्रक्चर बनाना. So next is for angles and T's connected through only one of its elements, मतलब कि एक ही लेग से जब आपने उनको कनेक्ट किया है, the net area obtained needs to be reduced further to account for various factors. अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आप जो एंगल सेक्शन है या फिर टी सेक्शन आप ले सकते हैं. हम एंगल सेक्शन का एग्जांपल लेते हैं. तो जब आप एंगल सेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक लेग जो है वो कनेक्टेड लेग है और दूसरी लेग क्या है, आउटस्टैंडिंग लेग है. तो जो कनेक्टेड लेग है वो लोड ट्रांसफर कर रही है और उसमें क्या लगा रखा है, हमने एक बोल्ट लगा रखा है. अभी फिलहाल हम बोल्टेड कनेक्शंस की बात करेंगे. अब क्या हो रहा है कि इस बोल्ट की वजह से हमने क्या किया था, हमने कुछ एरिया डिडक्ट किया था. कितना एरिया, एरिया इक्वल टू द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द बोल्ट होल. तो बोल्ट होल ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया था, डी एच इंटू टी टाइम्स. और जितने भी बोल्ट होल्स आप यूज करेंगे उस हिसाब से हमें डिडक्शन करनी होगी. तो यहाँ पे एक ही बोल्ट होल हम यूज कर रहे हैं. तो इस बोल्ट होल के एरिया को रिड्यूस करके हमने कुछ नेट एरिया कैलकुलेट किया था, उसे हम बोल रहे थे नेट एरिया. यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि जब आप बोल्ट होल के एरिया को रिमूव कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेट एरिया. तो अगर मैं सिंपली फॉर्मूला लिखूं तो ए एन से उसे डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू बी माइनस एन टाइम्स डी एच इंटू होल इंटू टी. टी इज द थिकनेस ऑफ द एंगल सेक्शन. पर वो क्या बोलता है कि आपको इस नेट एरिया को भी क्या करना होगा, इस नेट एरिया को भी रिड्यूस करना होगा, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो आपका स्ट्रेंथ है उसे हमें और भी कम मान के चलना पड़ता है. सो द नेट एरिया obtained needs to be reduced further. आपको इसे और ज्यादा रिड्यूस करना होगा टू अकाउंट फॉर, ताकि आप ये फैक्टर्स हम अभी डिस्कस करने लगे हैं उनकी वजह से जो रिडक्शन है उसे भी आप इंक्लूड कर सकें अपनी स्ट्रेस कैलकुलेशन में, अपने डिजाइन में. तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल, फैक्टर फॉर मेथड ऑफ फैब्रिकेशन, द ज्योमेट्री फैक्टर और shear lag इफेक्ट. अब ये सारी चीजों को हमें कंसिडर करना है और इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, आपको एरिया को फर्दर रिड्यूस करना पड़ रहा है ताकि आप एक्यूरेट एस्टिमेशन कर सकें अपने मेंबर की स्ट्रेंथ की. तो दिस रिड्यूस्ड एरिया इज कॉल्ड इफेक्टिव नेट एरिया. अब जब आप इस एरिया को भी फर्दर रिड्यूस कर देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव नेट एरिया, ए एन ई. सो अगर मैं बोलूं तो ए एन ई जो है इज लेस देन नेट एरिया. हमने इसको और क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है. साथ में मैं इक्वल टू का साइन भी लगा रही हूँ
ANE इज लेस देन इक्वल टू AN। इक्वल टू कौन से केसेस में है वो भी देखेंगे और लेस कौन से केसेस में है हम वो भी देखेंगे जैसे जैसे इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मैंने हर फैक्टर को एक वेरिएबल असाइन कर दिया है, K1, K2, K3 और K4। डक्टिलिटी के लिए K1, फैक्टर फॉर मेथड ऑफ फैब्रिकेशन के लिए K2, ज्योमेट्री फैक्टर के लिए K3 और shear lag के लिए K4। तो अब ANE इफेक्टिव नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ANE हम कैलकुलेट करेंगे K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 टाइम्स AN। AN क्या है? नेट एरिया, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कैलकुलेट करना डिफरेंट टाइप के सेक्शंस के लिए, फ्लैट प्लेट्स के लिए, एंगल्स के लिए एक्सेट्रा। सो अब हम देखते हैं कि हमें AN तो पता है, पर ये K1, K2, K3 और K4 की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करनी है हमें। सो लेट्स सी दिस डक्टिलिटी फैक्टर। डक्टिलिटी फैक्टर का क्या हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं? K1। डक्टिलिटी फैक्टर क्या है? द नेट सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंशन मेंबर इंक्रीजेस विद डक्टिलिटी। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रेंथ है वो किसके साथ इंक्रीज करती है? जैसे जैसे आपका जो मटेरियल है उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि जितना डक्टाइल मटेरियल है उतना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस जो है वो क्या होगा? बेटर होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने बोल्ट होल्स क्रिएट करे हैं मेंबर में। तो अगर हम कोई मेंबर बनाए, इस मेंबर में हमने बोल्ट होल्स क्रिएट करे हैं। अब इन बोल्ट होल्स की वजह से जो आपका मेंबर है वो कुछ स्ट्रेस में आ गया है। स्ट्रेस में आ गया है। अब ये स्ट्रेस एडिशनल स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को हमें बांटना है ताकि बाकी एरिया भी क्या ले सके? इस स्ट्रेस को ले सके। तो वो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उस स्ट्रेस की, वो कौन से मटेरियल में बेटर होती है? डक्टाइल मटेरियल में बेटर होती है। अगर आपका मटेरियल रिजिड है तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी स्ट्रेस की वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और आपका मेंबर जो है वो फेल कर जाएगा। Hence, for ductile materials, it is assumed that the stress distribution is uniform when loaded beyond yield stress. तो ये important है। जब आप yield stress means Fy के आगे तक उसे beyond तक उसे लोड कर देते हैं तो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी। मतलब हर सेक्शन पे हर सेक्शन जो स्ट्रेस ले रहा है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा अगर आप उसको Fy के ज्यादा वैल्यू तक स्ट्रेस करते हैं। फॉर कॉमन स्ट्रक्चरल स्टील जो हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल स्टील, अगर वो हमारी मिनिमम स्पेसिफाइड डक्टिलिटी जो भी हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है IS कोड ने, अगर वो उस स्टैंडर्ड डक्टिलिटी को मीट करता है तो हमें फिर इस डक्टिलिटी फैक्टर की वजह से रिडक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हम इसकी वैल्यू सिंपली क्या ले सकते हैं? इक्वल टू 1। तो सिंपल शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं अगर आपका मटेरियल जो है वो कोड के हिसाब से डक्टाइल मान बोला जा सकता है, कोड के हिसाब से IS कोड के हिसाब से, तो आपको रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है और आप K1 की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? इक्वल टू 1 ले सकते हैं। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे कैसा मटेरियल यूज करना है? मुझे डक्टाइल मटेरियल यूज करना है ताकि K1 कितना हो जाए? इक्वल टू 1। और हम जनरली जो स्टील यूज करते हैं वो हम 410 न्यूटन पर mm² उसकी FU की वैल्यू होती है। और इस ग्रेड का जब आप स्टील यूज करते हैं तो वो सफिशिएंटली डक्टाइल है, तो उस केस में आप K1 कितना ले सकते हैं? इक्वल टू 1 ले सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है फैक्टर फॉर मेथड ऑफ फैब्रिकेशन। इसमें हमने वेरिएबल लिया है K2। तो यहाँ पे वो बोलता है कि जब आप बोल्टिंग कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेट एरिया है वो नेट एरिया कौन से टाइप के कनेक्शन के लिए ज्यादा क्रिटिकल होता है? बोल्टेड कनेक्शंस के लिए, क्योंकि वहां पे हम ये जो बोल्ट होल्स है इन बोल्ट होल्स के एरिया को रिड्यूस कर देते हैं और इसलिए हमारा नेट एरिया कैलकुलेट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वेल्डेड कनेक्शंस में ये नेट एरिया की रिडक्शन इतनी नहीं होती। हाउएवर जो ये डक्टाइल फैक्टर्स हैं, डक्टिलिटी फैक्टर है या फिर आपका फैब्रिकेशन का फैक्टर है, ये दोनों टाइप के मेंबर्स के लिए यूज होगा। ये वेल्डेड कनेक्शंस के लिए भी यूज होगा और ये बोल्टेड कनेक्शंस के लिए भी यूज होगा। वैसे ही जो आपका मेथड ऑफ फैब्रिकेशन है ये भी वेल्डेड कनेक्शन, चाहे आपका वेल्डेड कनेक्शन है तब भी आपको इसे देखना होगा
और अगर आपका बोल्टेड कनेक्शन है तब भी आपको इसे कंसिडर करना होगा। जैसे हमने डिस्कस किया, K1 जो है वो वेल्डेड और बोल्टेड दोनों के लिए हम कितना ले सकते हैं, इक्वल टू 1 ले सकते हैं, क्योंकि हम दोनों केसेस में सेम स्टील यूज कर रहे हैं और वो स्टील क्या कर रहा है, डक्टाइल स्टैंडर्ड मीट कर रहा है IS कोड का। अब जो ये फैब्रिकेशन का फैक्टर है, ये वेल्डेड कनेक्शंस में नहीं होगा, क्योंकि फैब्रिकेशन में वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि पंचिंग और ड्रिलिंग से आप क्या क्रिएट कर सकते हो, बोल्ट होल क्रिएट कर सकते हो। तो जब आप पंचिंग और ड्रिलिंग से बोल्ट होल क्रिएट करते हो तो आपका जो कनेक्शन है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। ड्रिलिंग के लिए वो बोल रहा है कि ड्रिलिंग जो है वो एक बेटर टेक्निक है, अच्छी टेक्निक है, पर इसकी दिक्कत क्या है कि ये कॉस्टली है। अब कॉस्टली है इसलिए इसको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया जाता स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क के लिए। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, पंचिंग यूज करते हैं। पंचिंग में क्या होता है, पंचिंग में जो मटेरियल है आपके बोल्ट होल के अराउंड, सपोज हमने ये बोल्ट होल बनाया है इस तरीके से, ये हमारा बोल्ट होल है। अब इसके अराउंड जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या कर जाएगा, वो मटेरियल स्ट्रेस में आ जाएगा और वो क्या कर जाएगा, डीफॉर्म कर जाएगा। अब जैसे ही ये आसपास का जो येलो से मैंने शेड करा है मटेरियल, ये स्ट्रेस में आता है और डीफॉर्म कर जाता है, तो जो स्ट्रेंथ है आपके इस कनेक्शन की वो क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। अगर आप उसको ड्रिल होल से कंपेयर करें तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी कम होती है, 10 से 15 टाइम्स लेस होती है। तो मतलब अगर आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो ड्रिल्ड होल की जो स्ट्रेंथ होगी या ड्रिल्ड होल से बने हुए कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी पंच्ड होल्स से बने हुए कनेक्शन की, और कितनी ज्यादा होगी, 10 से 15% ज्यादा होगी। फिर वो बोलता है कि ये आपने डिफॉर्मेशन नोटिस करी बोल्ट होल के पास, इसकी वजह से जो मटेरियल है, ये वाला जो शेडेड मटेरियल है, ये अपनी डक्टिलिटी लूज कर देगा। और अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, अगर डक्टिलिटी लूज हो रही है मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जा रही है। तो वो बोलता है कि K2 की वैल्यू पंच्ड होल्स के लिए 0.85 होनी चाहिए और K2 की वैल्यू ड्रिल्ड होल्स के लिए किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। ये है जो थ्योरेटिकली हमारे पास बात आती है। पर हम किसको फॉलो करेंगे, हम तो IS कोड को फॉलो करेंगे। तो IS कोड क्या बोलता है कि हम इस फैक्टर K2 को किसके इक्वल लेंगे, 1 के इक्वल लेंगे, चाहे ड्रिल्ड होल्स हो चाहे पंच्ड होल्स हो। पर इस कॉन्सेप्ट को हमने कैसे कवर करा है, आइस कोड में कॉन्सेप्ट को कवर करता है क्लॉज 6.3.1 में, और बोलता है DH, जब आप डायमीटर ऑफ बोल्ट होल कैलकुलेट करते हैं, जब हम नेट एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ये नेट एरिया के लिए कोड है, क्लॉज है, तो उसमें वो बोलता है कि 2 mm इन एडिशन टू द डायमीटर ऑफ द होल इन केस डायरेक्टली पंच्ड होल्स। तो अगर आप पंच्ड होल्स यूज कर रहे हैं तो आप क्या ऐड कर देंगे उस डायमीटर ऑफ होल में, प्लस 2 mm ऐड कर देंगे। तो इनडायरेक्टली हमारे फैक्टर फॉर मेथड ऑफ फैब्रिकेशन को कोड ने कैसे इंक्लूड करा है, उसने यहाँ पे DH के फॉर्म में उसको इंक्लूड कर दिया है। पर ये पिछले फॉर्मूले के लिए हमें क्या बोल दिया है, K2 को किसके इक्वल ले लो, इक्वल टू 1। सो ये आपने ध्यान रखना है, हम अपने IS कोड से जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम K2 को कितना मानेंगे, हमेशा इक्वल टू 1 ही मानेंगे। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्री फैक्टर। ज्योमेट्री फैक्टर में वो बोलता है कि जो एफिशिएंसी है आपके बोल्टेड जॉइंट की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गेज अपॉन डायमीटर की रेशो पर। तो गेज अपॉन डायमीटर की रेशो आप कैलकुलेट करें और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगी आपकी एफिशिएंसी। तो मतलब कि जितनी कम आपकी ये गेज अपॉन डायमीटर की रेशो, उतनी ही ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी जॉइंट की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्मॉलर द G/D रेशियो, G इज गेज, D इज डायमीटर, जितनी ये छोटी है उतनी एफिशिएंसी हमारी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो ये गेज डिस्टेंस है और जो डायमीटर है आपके पास बोल्ट का, आपको इसकी रेशो लेनी है। इसकी रेशो जब आप लेंगे
तो क्या होता है, द एडजेसेंट मेटल क्रॉस सेक्शन रिस्ट्रेन्स द रिडक्शन ऑफ एरिया ड्यू टू यील्डिंग ऑफ द मेटल ऑन नेट सेक्शन बिटवीन बोल्ट होल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल्ट होल्स के बीच में ये जो एरिया है ये क्या कर रहा है, ये ये रिस्ट्रेन कर रहा है रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ में। तो जो इन बोल्ट होल्स की वजह से स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है, वो ये जो बीच का एरिया है ये रिडक्शन कर रहा है उस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ में, रिस्ट्रेन कर रहा है, रोक रहा है। तो इट रिस्ट्रेन्स द रिडक्शन ऑफ एरिया ड्यू टू यील्डिंग। तो ये आसपास का जो ये एरिया है ये स्ट्रेस हो जाएगा और ये स्ट्रेस्ड एरिया क्या करने की कोशिश करेगा, यील्ड करने की कोशिश करेगा। बट जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया इस यील्डिंग को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। तो उस वजह से क्या हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो रही है, आपके कनेक्शन की इंक्रीज हो जा रही है। तो वो कह रहा है कि अगर आपने ये G बाय डी की रेशो को छोटा रखना है तो G बाय डी की रेशो को कैसे छोटा रख सकते हैं। अब मुझे इतना समझ आ गया कि G बाय डी मुझे कैसा चाहिए, छोटा चाहिए। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, G को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप लार्ज G प्रोवाइड करेंगे, अगर आप काफी ज्यादा डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं दो बोल्ट होल्स के बीच में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, अगर आप ये G बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होगा, मेटल बिटवीन द बोल्ट होल्स एक्सपीरियंस नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन। तो इस जोन में जो स्ट्रेन आएगा वो स्ट्रेन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म जैसे ही स्ट्रेन होता है वो क्या करेगा, लोकल रप्चर कॉज कर देगा। लोकल रप्चर क्यों, क्योंकि कुछ एरियाज पे स्ट्रेन ज्यादा है और कुछ एरिया पे स्ट्रेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस वजह से जहां पे स्ट्रेन ज्यादा हो गया है वहां पे क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। एम आई क्लियर। तो इस वजह से हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि G बाय डी की रेशो छोटी हो और उसको इंक्लूड कैसे करेंगे अपने इफेक्टिव नेट एरिया कैलकुलेशन में, K3 फैक्टर से। पर IS 800 2007 हमें क्या बोलता है कि इस केस में भी मैं K3 की वैल्यू कितनी ले लूंगी, इक्वल टू 1। तो अभी तक हमने तीन फैक्टर देखे, K1 को भी कोड ने 1 ले लिया, K2 को भी कोड ने 1 ले लिया और K3 को भी कोड ने 1 ले लिया, 1 के इक्वल ले लिया। अब बात करते हैं शेयर लैग इफेक्ट की। शेयर लैग इफेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कोड ने भी डिटेल में इंक्लूड किया है अपने डिजाइन क्राइटेरिया में। So shear lag is very important. For a plate or a flat bar with bolt holes, the stress is transferred uniformly across the section. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जब आप सिंपल एक प्लेट यूज कर रहे हैं तो अगर आप प्लेट यूज कर रहे हैं तो उसका एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट कनेक्टेड है गसेट प्लेट को या फिर दूसरी प्लेट को, अगर लैप जॉइंट है तो उसमें क्या हो रहा है, प्लेट के केस में जो स्ट्रेस ट्रांसफर है वो स्ट्रेस ट्रांसफर कैसा हो रहा है, एकदम यूनिफॉर्मली हो रहा है। मतलब हर सेक्शन जो है वो सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्ट कर रहा है क्योंकि सारे मेंबर्स क्या हैं, कनेक्टेड हैं। पर क्या प्रॉब्लम आती है, जब कोई आपके पास ऐसी शेप है, शेप मतलब जैसे एल सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, इस टाइप की जब आपके पास सेक्शन आ रहे हैं और उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स है, मल्टीपल एलिमेंट्स मतलब जैसे एक एंगल ले लीजिए, तो एंगल में दो लेग्स हैं, एक लेग ये हो गई, इसे हम बोल देते हैं लेग 1 और दूसरी लेग हमारे पास ये हो गई। तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं, ज्यादा है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। तो उस केस में जब आपकी मेंबर इस तरीके से कनेक्टेड है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट उसका कनेक्शन में आया है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं कि लेग 2 को ही कनेक्ट किया गया है, लेग 1 जो है वो कनेक्शन में इंक्लूडेड नहीं है, इसको आपने किसी भी और मेंबर के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो दिस इज देन आउटस्टैंडिंग लेग। तो उस केस में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हो पाती। क्योंकि ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होती तो हमारे पास एक फिनोमेना इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसे बोला जाता है शेयर लैग इफेक्ट। तो सबसे पहले जो हमने बात समझनी है वो शेयर लैग कब होता है, जब आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग लेग होती है। आउटस्टैंडिंग लेग का मतलब है कि कोई ऐसा मेंबर है जिसको आपने कनेक्ट नहीं किया है।
तो वो एक एंगल के केस में भी हो सकती है आउटस्टैंडिंग लेग, वो टी सेक्शन के केस में भी हो सकती है आउटस्टैंडिंग लेग। यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास लेग 1 जो है वो कैसी लेग है, आउटस्टैंडिंग लेग है। तो इस केस में क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, shear lag। तो एंगल का एग्जाम्पल लेते हैं। इस एंगल में आप देख सकते हैं कि एक लेग कनेक्टेड है और एक लेग आउटस्टैंडिंग लेग है। अब जो कनेक्टेड लेग है वो कैसी होगी, ओवर स्ट्रेस्ड होगी, क्योंकि ये पार्शियल कनेक्शन है। कंप्लीट कनेक्शन में क्या होता है कि दोनों लेग्स जो हैं, दोनों एलिमेंट्स जो हैं आपके एंगल के, वो कनेक्टेड होते। पर क्योंकि ये पार्शियल कनेक्शन है तो जो कनेक्टेड लेग है वो ओवर स्ट्रेस्ड है। ओवर स्ट्रेस्ड क्यों है, क्योंकि इसी को सारा लोड कुछ देर तक ट्रांसफर करना पड़ रहा है। और जो आउटस्टैंडिंग लेग है वो अंडर स्ट्रेस्ड है, क्योंकि उस तक अभी स्ट्रेस पहुंचा नहीं है। तो अगर मैं कलर कोडिंग से इसे डिनोट करूं तो रेड इंडिकेट कर रहा है ओवर स्ट्रेस्ड जोन, और ब्लू इंडिकेट कर रहा है जिस जोन में अभी स्ट्रेस ज्यादा नहीं है। तो क्या होता है कि इमीडिएटली जैसे ही जो बोल्ट है ये लोड ट्रांसफर करता है एंगल को, तो कनेक्टेड लेग सारा लोड ले लेती है और धीरे धीरे वो लोड किस में जाता है, आउटस्टैंडिंग लेग में ट्रांसफर होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक स्लो प्रोसेस है, इमीडिएटली आउटस्टैंडिंग लेग सारा लोड जो है वो नहीं ले पाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा है कि connected leg is overstressed and outstanding leg is understressed। इसका क्या मतलब है, अगर connected leg PC amount of load resist कर रही है और outstanding leg PO amount of load resist कर रही है, तो PC is greater than PO या P not। तो हमें पता चल गया कि connected leg में ज्यादा लोड आ रहा है और outstanding leg में कम लोड आ रहा है initially। The connected leg carries more load and it takes some time or some transition distance for the stress to be spread uniformly across this whole angle। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो ये रेड जोन है ये बढ़ता जाएगा, ये स्ट्रेस ट्रांसफर होता जाएगा, और कुछ समय के बाद या कुछ डिस्टेंस लोड ट्रैवल करने के बाद ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एंगल आपका स्ट्रेस में आ जाएगा, पूरा का पूरा एंगल आपका इक्वली स्ट्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी कुछ हमारे पास ये पार्शियल सी सिचुएशन है, इस तरीके से कि अभी पूरा का पूरा एंगल इक्वली स्ट्रेस नहीं हुआ है, रेड में नहीं आया है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, ये ट्रांजिशन रीजन है। ये ट्रांजिशन रीजन क्या है कि अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग में बनाऊं जहाँ पे ये बोल्ट है हमारे पास, ये हमारे पास बोल्ट होल है, हम इसे स्टेजेस में स्टडी करते हैं। तो जब आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं, मतलब हम इस स्टेज में हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड एकदम से बोल्ट होल से ट्रांसफर हो रहा है। लोड बोल्ट होल से ट्रांसफर हो रहा है तो मैक्सिमम लोड किसने लिया हुआ है, कनेक्टेड लेग ने लिया है, और आउटस्टैंडिंग लेग ने बहुत थोड़ा सा लोड लिया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे जो आपकी आउटस्टैंडिंग लेग है ये किस में आती जाएगी, स्ट्रेस में आती जाएगी। इसमें स्ट्रेस क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो स्टेज 2 में हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि आउटस्टैंडिंग लेग ने भी थोड़ा सा स्ट्रेस लेना शुरू, एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया है, पर कुछ रीजन अभी भी कैसा है, अंडर स्ट्रेस्ड है। अब जैसे ही वो स्टेज 3 पे पहुंचती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो पूरा का पूरा एंगल है आपका वो इक्वली स्ट्रेस हो चुका है। मतलब अब हर पॉइंट पे आपके एंगल के सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आ रहा है। तो वो कहाँ पहुंच गए हम, स्टेज 3 पे। और इस पोजिशन को, इस डिस्टेंस को, जो स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक जो डिस्टेंस है, आपके लेंथ है आपके एंगल की, इसे बोला जाता है ट्रांजिशन रीजन। तो जैसे जैसे लोड ट्रांसफर होता जाएगा और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके इस लेंथ के बाद आपका जो इंटायर सेक्शन है आपके एंगल का, वो कैसा होगा, इक्वली स्ट्रेस्ड होगा। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन रीजन। तो देखिए, द कनेक्टेड लेग कैरीज मोर ऑफ द लोड। शुरू में तो हमें पता चल गया कनेक्टेड लेग ज्यादा कैरी करती है और आउटस्टैंडिंग लेग कम कैरी करती है। एंड इट टेक्स सम टाइम, some transition distance for the stress to spread uniformly। कुछ डिस्टेंस वो लेगा इस स्ट्रेस को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने में पूरे क्रॉस सेक्शन में एंगल के। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन डिस्टेंस।
इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कनेक्टेड लेग और आउटस्टैंडिंग लेग दोनों में क्या थी, डिफरेंट थी। इसलिए हमने ये देखा कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गई है, नॉन यूनिफॉर्म हो गई है, और इस नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फेलियर के चांसेस क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। सो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल लीड टू फेलियर। अब क्या है, द स्ट्रेस इन द कनेक्टेड लेग में एक्सीड Fy। तो जो ये इनिशियल स्टेज थी हमारी, स्टेज 1, जो ये वाला पॉइंट है आपका, इसमें क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस किसके पास है, कनेक्टेड लेग के पास मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो ये जो कनेक्टेड लेग है ये क्या हो जाएगी, ये Fy यील्ड स्ट्रेस के बियॉन्ड चली जाएगी। Fy तक ये क्या हो सकती है, एक्सीड कर जाएगी Fy स्ट्रेस को भी, और किस में चली जाएगी, स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज में चली जाएगी। अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व याद हो तो हम पहले ये यील्ड पॉइंट तक पहुंचते थे, फिर यहाँ पे हमारे पास यील्ड प्लेटो आता था, और फिर ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन आ जाता था। तो यहाँ पे इस कनेक्टेड लेग में इतना स्ट्रेस हो जा रहा है कि वो स्ट्रेन हार्डनिंग तक पहुंच सकती है। अवे फ्रॉम द जॉइंट, जैसे जैसे ये जॉइंट हमारा यहाँ पे, जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, अगर आप सेक्शन 3 पे आ जाते हैं तो यहाँ पे पहुंच के क्या हो गया है, स्ट्रेस काफी यूनिफॉर्म हो गया है। पूरा का पूरा सेक्शन हमने देखा था, पूरा का पूरा सेक्शन अब क्या कर रहा है, लोड को रेजिस्ट कर रहा है। फिर इस ट्रांजिशन जोन में क्या हो रहा है, इस ट्रांजिशन जोन में जो स्ट्रेस है वो लैग कर रहा है, जो स्ट्रेस का ट्रांसफर है वो धीरे धीरे हो रहा है, एकदम से आउटस्टैंडिंग लेग ने स्ट्रेस नहीं लिया है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ रीजन ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग ने स्ट्रेस ले लिया है और कुछ रीजन अभी भी कैसा है, अंडर स्ट्रेस है। तो ये किस जोन का हम बता रहे हैं, 1 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है उस जोन में कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा कि कनेक्टेड लेग पूरी ज्यादा स्ट्रेस्ड है, थोड़ी थोड़ी अब आउटस्टैंडिंग लेग भी स्ट्रेस होती जा रही है, पर कुछ रीजन अभी भी कैसा है, अंडर स्ट्रेस्ड है। तो इसे बोला जाता है शेयर ट्रांसफर लैग्स, धीरे धीरे शेयर ट्रांसफर हो रहा है। Since shear lag reduces the effectiveness of the component plates of the tension member that are not connected directly to the gusset plate, the outstanding legs are kept shorter in length. तो हमने इस पूरे प्रोसेस में देखा कि जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है। अभी ये कुछ रीजन ब्लू है, ये रीजन जैसे ही पॉइंट 3 पे पहुंचेंगे, सेक्शन 3 पे पहुंचेंगे, ये सारा रीजन क्या हो जाएगा, ये भी रेड हो जाएगा। तो हम एंगल सेक्शन क्यों यूज करते हैं, हम एंगल सेक्शन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मुझे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा चाहिए, इसलिए हमने एंगल सेक्शन यूज करा। पर मैं इक्वल एंगल नहीं यूज करूंगी, मैं क्या यूज करूंगी, अनइक्वल एंगल यूज करूंगी, ताकि जो लॉन्गर लेग है वो मेरी कनेक्टेड लेग हो और जो शॉर्टर लेग है वो मेरी आउटस्टैंडिंग लेग हो। इससे क्या होगा कि लोड पहले तो जो ट्रांसफर होना था वो ज्यादा एरिया पे ट्रांसफर हो रहा है, जो इमीडिएट ट्रांसफर हो रहा है वो कनेक्टेड लेग में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो ज्यादा एरिया में ट्रांसफर होगा। ये हमारी गसेट प्लेट मान लेते हैं हम इसे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो ये ट्रांजिशन जोन, अगर ये बहुत लंबा हो ट्रांजिशन जोन, तो हमारा फेलियर के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं ट्रांजिशन जोन छोटा हो। ट्रांजिशन जोन कब छोटा होगा, अगर आपका जो ये आउटस्टैंडिंग लेग है ये क्या होगी, छोटी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम अनइक्वल एंगल्स यूज करते हैं, और जो शॉर्टर एंगल होता है उसे, शॉर्टर लेग जो होती है उसे कहाँ लगा देते हैं, एज आउटस्टैंडिंग लेग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, द आउटस्टैंडिंग लेग्स आर केप्ट शॉर्टर इन लेंथ। इससे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जो ट्रांजिशन जोन है वो भी आपका छोटा हो जाएगा और फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ट्रांजिशन छोटा हो गया। Therefore, unequal angles are used with longer leg to be connected to the gusset plate. तो longer leg हम connect करेंगे और shorter leg को हम आउटस्टैंडिंग लेग रख देंगे। फिर बोलता है शेयर लैग जो है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील इन द सेक्शन और दूसरा है लेंथ ऑफ लोड ट्रांसफर। तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील कैसे हो रही है, आप कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो स्टील सेक्शन में, और जो लेंथ ऑफ लोड ट्रांसफर, लेंथ ऑफ लोड ट्रांसफर क्या है,
जो आपका फर्स्ट बोल्ट है और जो लास्ट बोल्ट है उसके बीच की जो लेंथ है इसे बोला जाता है कैपिटल L। दिस इज द लेंथ ऑफ लोड ट्रांसफर। ये चेन बोल्टिंग के केस में है। अगर आप स्टैगर्ड बोल्टिंग ले रहे हैं तो आप फर्स्ट बोल्ट लेंगे और आप लास्ट बोल्ट लेंगे। हम लॉन्गर लेंथ लेंगे जब भी आप ये L कैलकुलेट करें, लेंथ ऑफ लोड ट्रांसफर कैलकुलेट करें। आप ये शॉर्टर लेग नहीं कंसिडर करेंगे। वैसे ही अगर वेल्डेड सेक्शन है, अगर तो दोनों साइड के जो वेल्ड्स हैं वो इक्वल हैं तब तो आपकी जो लेंथ ऑफ लोड ट्रांसफर है वो L ही रहेगा। पर अगर अनइक्वल है जैसे इस केस में दिखाई दे रहा है तो हम कौन सा वाला लेग लेंगे, कौन सा वेल्ड लेंथ लेंगे? जो लॉन्गर वेल्ड लेंथ है वो होगा आपका लेंथ ऑफ लोड ट्रांसफर। सो दिस इज L। ये L इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हमारा shear lag डिपेंड करता है। shear lag किस चीजों पे डिपेंड नहीं करता है? टाइप ऑफ लोड, टेंसाइल लोड है, कंप्रेसिव लोड है, जैसा भी लोड है आपका जो shear lag है वो एक्ट करेगा ही करेगा अगर आपने सिर्फ एक ही जो लेग है उसको कनेक्ट किया है। टाइप ऑफ कनेक्शन पे भी ये नहीं डिपेंड करता है। जैसे हम फिगर में देख सकते हैं ये बोल्टेड कनेक्शंस पे भी एक्ट करता है shear lag इफेक्ट, वैसे ही ये वेल्डेड कनेक्शंस पे भी एक्ट करता है। तो टाइप ऑफ कनेक्शन का भी से भी ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। पर जो बोल्टेड कनेक्शंस हैं उसमें जो shear lag का इफेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा है वेल्डेड कनेक्शंस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि बोल्टेड कनेक्शंस में पहले से ही एरिया रिड्यूस हो चुका है बोल्ट होल्स की वजह से। तो shear lag का इफेक्ट बोल्टेड कनेक्शंस में ज्यादा है, पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वेल्डेड कनेक्शंस में shear lag नहीं होता है। वेल्डेड कनेक्शन में भी shear lag होता है। अब देखते हैं shear lag को कैसे इंक्लूड करना है अपने डिजाइन में। तो shear lag का फैक्टर था K4 और इस K4 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स बार अपॉन L, और ये किससे कम होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.9। अब K4 जो है उसके लिए x बार देखना है। x बार क्या है? x बार बोलते हैं कि जो आपकी गसेट प्लेट का फेस है, ये अपर फेस जो हमारा द डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द गसेट प्लेट, तो ये है हमारा फेस ऑफ द गसेट प्लेट। ऊपर वाला फेस लेंगे उसका कहाँ तक? टू द सेंट्रॉइड ऑफ द कनेक्टेड एरिया। तो हमने एंगल सेक्शन किया है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? CXX हो जाएगा। ये हम कर चुके हैं। यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। तो ये डिस्टेंस है अपर गसेट प्लेट के फेस से लेके इस सेंट्रॉइड तक, इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? एक्स बार बोल रहे हैं। L क्या है? L इज द लेंथ ऑफ द कनेक्शन, जैसा हमने इस फिगर में डिस्कस किया था। अगर बोल्टेड कनेक्शन है तो भी फर्स्ट पोर्ट से लेके लास्ट पोर्ट तक डिस्टेंस, और अगर वेल्डेड कनेक्शन है तो जो भी लॉन्गर लेंथ है वेल्ड की वो आपका लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द कनेक्शन हो जाएगा इन डायरेक्शन ऑफ लोड। तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स बार अपॉन L, और इसकी वैल्यू 0.9 से कम होनी चाहिए या इसकी इक्वल होनी चाहिए। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अगर आपका एक्स बार इंक्रीज करता है, अगर एक्स बार इंक्रीज करता है तो मेरा K4 क्या कर जाएगा? मेरा K4 डिक्रीज कर जाएगा। K4 डिक्रीज करने का मतलब है कि जो मेरा नेट इफेक्टिव एरिया है वो क्या कर जाएगा? नेट इफेक्टिव एरिया डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि आप अगर छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे an को तो ANE क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। और ये तो हमें देखने से पता ही चल रहा है कि ये 0.9 से छोटा ही होगा। सो दिस वैल्यू इज लेस देन an। तो मैं चाहती हूँ कि K4 जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा मुझे इसको रखना है। तो अगर मैं स्मॉलर एक्स बार यूज कर रही हूँ, छोटा है अगर ये एक्स बार का डिस्टेंस, तो मतलब मेरा K4 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। K4 बड़ा हो जाएगा तो ANE की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा एम है। फिर वो बोलता है लेंथ ऑफ दिस कनेक्शन। तो K4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर आपका L की वैल्यू जो है ये बढ़ जाती है तो K4 की वैल्यू भी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। K4 की वैल्यू अगर बढ़ती है तो इफेक्टिव एरिया जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और आपका जो shear lag की वजह से इफेक्ट हो रहा है वो shear lag की वजह से क्या हो जाएगा? वो रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस्ड shear lag इफेक्ट आएगा अगर K4 अगर आपका L क्या है? इंक्रीज हो जा रहा है।
In case of welds, the longer length is taken, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, and L will be the longer connection length in the bolted connections. तो यहाँ पे भी हम longer length ले रहे हैं और यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, longer length ले रहे हैं. तो ये आपने ध्यान में रखना है जब आप L कैलकुलेट करते हैं. पर ये तो होगी थ्योरेटिकल बात. ये थ्योरी में हमें बोला जाता है कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है. ये फॉर्मूला हमें IS कोड नहीं देता है, पर ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है MCQ एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे बोला जा सकता है कि K4 को कैलकुलेट कीजिए, शेयर लैग फैक्टर को कैलकुलेट कीजिए. तो ये उसका फॉर्मूला है. कोड क्या हमें बोलता है? कोड बोलता है कि हम पहले तो K4 नहीं यूज करेंगे, K4 के बजाय मैं क्या यूज करूंगी, अल्फा यूज करूंगी. तो K4 नहीं यूज किया, अल्फा यूज किया. फिर वो बोलता है क्लॉज 6.3.3 में अल्फा की वैल्यू मुझे देता है. बोलता है अगर आप एक या दो बोल्ट यूज करते हैं तो अल्फा कितना यूज कीजिए, 0.6. अगर आप 0.3 बोल्ट यूज कर रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7. अगर आप 4 या 4 से ज्यादा बोल्ट यूज कर रहे हैं तो आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8. और अगर आप वेल्ड यूज कर रहे हैं तो भी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 0.8. सो ये मैंने समराइज कर दिया है. अल्फा इज इक्वल टू 0.6 इफ n क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट्स, इज लेस देन इक्वल टू 2, 0.7 if n is equal to 3, 0.8 if n is greater than equal to 4, और 0.8 अगर आप वेल्डेड जॉइंट्स यूज कर रहे हैं. तो अब आते हैं वापस अपने इस फॉर्मूला पे जो हमने इनिशियली देखा था. इनिशियली हमने बोला था इफेक्टिव नेट एरिया जो है वो K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 टाइम्स नेट एरिया होगा सेक्शन का. और हमने देखा है एज पर IS कोड K1 भी 1 है, K2 भी 1 है और K3 भी 1 है. So this is equal to 1, this is also equal to 1, this is also equal to 1. सिर्फ क्या बचता है मेरे पास, K4 बचता है और K4 को IS कोड क्या बोलता है, अल्फा. सो मैं लिख सकती हूँ नेट इफेक्टिव एरिया इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स AN, और अल्फा की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, क्लॉज 6.3.3 से कैलकुलेट करेंगे. सो कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है. फॉर मेंबर्स विद ऑल एलिमेंट्स ट्रांसफरिंग लोड, अगर आपके पास कोई ऐसा एंगल सेक्शन है जिसमें दोनों ही लेग्स कनेक्टेड है, मतलब आपने यहाँ पे भी एक गसेट प्लेट लगा रखी है और वैसे सिमिलरली इस लेग के साथ भी क्या हो रखा है, एक गसेट प्लेट लग रखी है. तो उस केस में आपको अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है, अल्फा की वैल्यू इक्वल टू 1 लेनी है. मतलब शेयर लैग की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, दोनों लेग्स क्या हैं, कनेक्टेड हैं. ये शेयर लैग की वजह से फर्क कब पड़ता है, जब एक लेग कनेक्टेड होती है और एक लेग आउटस्टैंडिंग होती है. तो उस केस में इफेक्टिव एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, नेट एरिया के इक्वल हो जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट है. इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, इफेक्टिव एरिया इज इक्वल टू नेट एरिया. अगेन अगर आप फ्लैट्स और प्लेट्स की बात कर रहे हैं तो फ्लैट्स और प्लेट्स में तो एक ही मेंबर होता है, और एक ही मेंबर अगर आपका कनेक्टेड है तो शेयर लैग इफेक्ट आने की बात उठती ही नहीं है. शेयर लैग तो कब आता है, जब कोई एक मेंबर कनेक्टेड ना हो. यहाँ पे एक ही मेंबर है और वो कनेक्टेड है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1. और अगेन इफेक्टिव नेट एरिया कितना हो जाएगा, इक्वल टू नेट एरिया हो जाएगा. सो शेयर लैग इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज से, आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम पर्पज से, क्योंकि आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और जैसे आप आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि हम डिजाइन कर रहे हैं टेंशन मेंबर्स को, तो वहां पे भी हम शेयर लैग इफेक्ट को अकाउंट में लेंगे. सो आई होप दिस लेक्चर वाज यूजफुल टू यू. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.